मैं डॉक्टर एम.आर. सिंघारिया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एस.डी. गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी अवधारणा अर्थशास्त्र विषय के लिए कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी पर अपना वीडियो प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाएं विशेष रूप से RAS के सिलेबस में है। ये कंसेप्ट और बहुत ही उपयोगी है। ये स्नातक अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए और अधिस्नातक अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। सबसे पहले मनी सप्लाई की क्या परिभाषा है। जो अर्थव्यवस्था के अंदर कुल मुद्रा की जो मात्रा होती है वह मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। केन्स जैसे अर्थशास्त्री ने इसे विनिमय का माध्यम बताया, यानी जो मुद्रा के कार्य हैं उनमें विनिमय माध्यम के कार्य पर ज़्यादा महत्व दिया। मुद्रा की पूर्ति को लोगों के पास करेंसी तथा व्यापारिक बैंकों में मांग जमाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी मनी सप्लाई M बराबर C करेंसी प्लस D डिपॉजिट। M मनी सप्लाई के रूप में और C करेंसी और D जो है वो डिमांड डिपॉजिट हो जाता है। अब डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या शामिल है, उसके लिए है कि जो कि बचत खाता और जो चालू खाते हैं व्यापारिक बैंकों में, उनमें जो जमाकर्ताओं की जो जमाएं हैं वो उसके अंदर शामिल की जाती है। व्यापारिक बैंकों में जमाकर्ताओं की बचत खाते की जमाएं और चालू खाते की जमाओं को डिमांड डिपॉजिट के अंदर शामिल किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, यानी मुद्रा की पूर्ति के घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले M1, इसमें लोगों के पास करेंसी की मात्रा को शामिल किया जाता है और डिमांड डिपॉजिट जो कि कॉमर्शियल बैंक्स के पास होता है। यानी जो मनी सप्लाई की डेफिनेशन है कमोपेश वही M1 है। करेंसी विद पब्लिक C प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक्स, यानी व्यापारिक बैंकों में जो मांग जमाएं हैं वह तथा लोगों के पास चलन की मात्रा C, इन दोनों का योग जो होगा वो M1 होगा। दूसरा घटक है M2। M2 में M1 तो शामिल है ही, इसके अलावा जो शामिल हैं वो है एक मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स और बचत जमाएं तथा छोटी छोटी अवधि जमाएं इसके अंदर शामिल की जाती हैं। तो M2 बराबर क्या हो गया, M1 प्लस मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स प्लस सेविंग डिपॉजिट्स प्लस स्मॉल टाइम डिपॉजिट्स। इसके बाद है M3 में दो घटक शामिल हैं। पहला M1 जो कि करेंसी प्लस डिपॉजिट्स होता है, यानी C प्लस D होता है। इसके अलावा टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, यानी व्यापारिक बैंकों की जो अवधि जमाएं हैं वो इसके अंदर शामिल की जाती है। M3 का जो मुख्य घटक है वो व्यापारिक बैंकों की अवधि जमाएं हैं और M1 तो इसके अंदर है ही है। C प्लस D प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स को शामिल करते हुए M3 बनता है। M3 इसमें शामिल होता है M3 प्लस डिपॉजिट्स ऑफ सेविंग बैंक्स, यानी जो बचत है वो बैंकों में जो बचत खाते में जो जमाएं राशि होती है वो, और बिल्डिंग सोसाइटीज़ की जमाएं, लॉन एसोसिएशंस की जमाएं और जो अन्य साख और वित्तीय संस्थाएं हैं उनकी जमाओं को इसके अंदर शामिल किया जाता है। ये काफ़ी विस्तृत है। M3 को अपन विस्तृत मुद्रा कहते हैं और M1 को अपन संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। M3 का मापन और आसानी से किया जा सकता है, लेकिन M4 के मापन में थोड़ी कठिनाई आती है। अब मनी सप्लाई के जो लिक्विडिटी लेवल्स है उसमें 3 प्रकार के लेवल होते हैं। एक लिक्विडिटी एसेट
वन विच इजीली स्पेंडेबल, जिसको आसानी से खर्च किया जा सकता है, जिसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक दूसरे के खाते में, और इसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि ये सभी लोगों में सर्वमान्य होती है। इसके आदान प्रदान से कोई भी वस्तु आसानी से खरीदी जा सकती है और आसानी से बेची जा सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की रिस्क या कोई लॉस नहीं होता है, उसकी फेस वैल्यू जो है वो बनी रहती है। सेकेंड लेवल L2 जो है उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स और टाइम डिपॉजिट्स आते हैं, और इसमें सेविंग डिपॉजिट्स भी आ जाता है। इसमें ये होता है कि शेयर है, रियल एस्टेट है, इसको इसमें ये जो ये सब संपदा जो है, इनका जो लिक्विडिटी लेवल जो होता है वो L1 की तुलना में कम होता है, और इनका जो एक्सचेंज और विक्रय जो है वो शॉर्ट नोटिस के आधार पर ही किया जा सकता है, यानी कुछ समय का नोटिस देने के बाद ही इनको बेचा या खरीदा या इनका विनिमय किया जा सकता है। यानी L1 से जो लिक्विडिटी लेवल कम होता है वो L2 का होता है। इससे भी कम लिक्विडिटी लेवल जो होता है वो L3 होता है। उसमें पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक्स, डिपॉजिट और लिक्विडिटी को शामिल किया जाता है, जो कि कम लिक्विड होता है। और इसमें डिमांड डिपॉजिट्स को शामिल किया जाता है, बैंक के, जो कि इजीली विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। टाइम डिपॉजिट्स, जो अवधि जमाए हैं, उनको आसानी से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसके अंदर टाइम डिपॉजिट्स को रखा जाता है। अर्थात यह है कि पोस्ट ऑफिस की जो बचतें हैं वो, और जो टाइम डिपॉजिट की जो अवधि जमाए हैं वो कम लिक्विड होती है तुलनात्मक रूप से किसके, डिमांड डिपॉजिट के, इसलिए इसको लिक्विडिटी लेवल 3 कहा जाता है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई की दो थ्योरीज विकसित है। पहली थ्योरी ये कहती है कि मनी सप्लाई जो है वो एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड होती है सेंट्रल बैंक से, यानी बाहर से निर्धारित होती है। एक्सोजीनियस का मतलब बाहरी घटकों से या बाह्य घटकों से निर्धारित होती है, जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी आंतरिक घटक जो है वो मनी सप्लाई को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो व्यू होता है वो यह कहता है कि मनी सप्लाई जो है वो आंतरिक घटकों से एंडोजीनियसली, यानी अंतर घटक से से निर्धारित की जा सकती है। और वो कैसे निर्धारित की जाती है? आर्थिक गतिविधियों के द्वारा, आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन करके, और लोगों की इच्छाओं को प्रभावित किया जा सकता है। यानी लोग मुद्रा को अपने पास कितना रखेंगे, उस मात्रा को कम या ज़्यादा करके मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण किया जा सकता है। अब ये जो एंडोजीनियसली मनी सप्लाई का डिटर्मिनेशन होता है, ये 3 प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है। एक तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो को कम कर दिया, रिक्वायर्ड जो कि बैंकों के पास कुछ राशि आवश्यक रूप से जमा के रूप में रखी जाती है। लेवल ऑफ द बैंक रिजर्व्स, हर एक बैंक अपने पास कुछ रिजर्व रखती है। पहले तो रिक्वायर्ड रिजर्व बैंकों का आरबीआई के पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास होता है, वो रिक्वायर्ड रिजर्व कहलाता है। फिर बैंक स्वयं अपने पास कुछ रिजर्व रखती है, वो हो गया। फिर पब्लिक्स डिजायर टू होल्ड करेंसी एंड डिपॉजिट्स, लोग अपने पास कितनी मात्रा में मुद्रा को अपने पास रखना चाहते हैं और कितनी मात्रा को जमा कराना चाहते हैं। इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं उसमें ब्याज की दर है, और प्रोपोर्शन ऑफ मनी बैलेंस है, जो कि लोग नकद के रूप में रखना चाहते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर परिवर्तन होता है तो भी लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। इस प्रकार से 3 मुख्य घटक हैं, और बाकी ब्याज की दर और लोग कितनी मात्रा अपने पास नकद के रूप में रखना चाहते हैं, इसके द्वारा भी जो सेकंड डिटर्मिनेशन ऑफ मनी है, जो कि एंडोजीनियसली होता है, वो निर्धारित किया जा सकता है। मनी सप्लाई और बैंक क्रेडिट में क्या संबंध होता है? मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है बैंक क्रेडिट में वृद्धि करके। तो ये जो मनी सप्लाई है, अगर बैंक क्रेडिट बढ़ता है तो मनी सप्लाई में
वृद्धि हो जाएगी। और ये जो बैंक क्रेडिट है वो डिसाइड होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से, यानी बैंक अपने पास वैधानिक रूप से कितना राशि जो है जमा अनुपात में रखना चाहता है। अगर एसएलआर ज़्यादा रखेगा तो बैंक क्रेडिट कम रहेगा, और एसएलआर कम रहेगा तो बैंक क्रेडिट जो होगा वो अधिक होगा। अब ये जो मनी सप्लाई है वो एमपीएस से प्रभावित होता है और एमपीसी से प्रभावित होता है। एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी लोग कितनी मात्रा में सेवा करना बचत करना चाहते हैं, और दूसरा एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कितनी मात्रा में वो उपभोग करना चाहते हैं या उनकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है। तो अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा है तो एमपीएस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 1 माइनस एमपीसी बराबर एमपीएस होता है। इफ़ एमपीसी की वैल्यू ज़्यादा है तो 1 माइनस एमपीसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एमपीएस जो होगा वो कम हो जाएगा। अब ये जो एमपीएस अगर ज़्यादा होता है यानी लोग बचत ज़्यादा करते हैं तो कॉमर्शियल बैंकों के पास जमाएँ ज़्यादा आएगी। कॉमर्शियल बैंक्स के पास जमाएँ ज़्यादा आएगी, लोग बचत ज़्यादा करेंगे तो कॉमर्शियल बैंक्स के पास जमाएँ ज़्यादा आएगी। और अगर जमाएँ उनके पास ज़्यादा हैं और एसएलआर को अगर वो कम रखते हैं तो इस अवस्था में वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों को उधार दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार देंगे, और अगर एसएलआर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है तो वो थोड़ा कम मात्रा में लोगों को पैसा उधार दे सकते हैं। इसलिए वो एसएलआर को कम करके डिपॉजिट्स जो होता है उस डिपॉजिट्स में से ज़्यादा राशि को लोगों को उधार देने की कोशिश करता है। अब जब लोगों के पास पैसा उपलब्ध होता है तो मुद्रा का चलन वेग जो है वो भी मुद्रा की मनी सप्लाई को प्रभावित करता है। यानी एक मुद्रा की इकाई जिसका वर्ष में कितनी बार उपयोग होता है, अगर एक इकाई का लिमिटेड उपयोग हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाएगा, और अगर एक मुद्रा की इकाई का एक निश्चित समय अवधि के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है या बार बार उपयोग होता है तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी अधिक होगा, इसलिए मुद्रा की पूर्ति भी अधिक हो जाती है। और ऑपरेशनल लीकेजेज जो है कि लोग कितनी मात्रा को अपने पास रख लेते हैं, कहीं जमा कर लेते हैं या उसको डिस्पर्स नहीं करते हैं जल्दी जल्दी, तो उसके कारण जो मनी सप्लाई होगा वो थोड़ा कम हो जाता है। कुल मिलाकर के ये जो होल स्ट्रक्चर है वो आपको ये बताता है कि मनी सप्लाई और बैंक क्रेडिट के अंदर क्या रिलेशनशिप है। यानी मनी सप्लाई को बैंक क्रेडिट के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगर लिमिटेड मनी सप्लाई है लेकिन बैंकिंग फैसिलिटी बढ़िया है, एसएलआर कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई क्रिएट की जा सकती है। और अगर मनी सप्लाई की मात्रा कम है और बैंक क्रेडिट की सुविधाएं भी कम है तो निश्चित रूप से मनी सप्लाई का जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसमें एसएलआर का बड़ा रोल रहता है और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी का भी बड़ा रोल रहता है। अगला कंसेप्ट है हाई पावर्ड मनी का। हाई पावर्ड मनी यानी उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा। इसमें क्या शामिल होता है, एक तो करेंसी सी होता है जो कि जिसमें कि हम नोट्स और कॉइन्स को शामिल करते हैं, वो सब इसके अंदर शामिल होता है। अब जो करेंसी है उसमें कॉमर्शियल बैंक रिजर्व भी आता है, रिक्वायर्ड रिजर्व भी आता है। रिक्वायर्ड रिजर्व जो होता है वो आर प्लस डिपॉजिट हो जाता है, और एक्सेस रिजर्व जो होता है वो एक्सेस रिजर्व डिवाइडेड बाई डी हो जाता है, यानी ERR हो जाता है। रिक्वायर्ड रिजर्व आवश्यक रूप से जो बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, और एक्सेस रिजर्व जो आवश्यक रिजर्व के अलावा जो रिजर्व बैंक के पास रहता है वो एक्सेस रिजर्व कहलाता है। तो सी और कॉमर्शियल बैंक्स के रिजर्व जो होते हैं, सी और जो रिजर्व जो होते हैं वो मिलकर के आपके हाई पावर्ड मनी बनते हैं। इसमें प्रोपोर्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट जो है वो कितना है, वो सी अपॉन डी कहलाता है। बैंक डिपॉजिट्स केस सी और डी डिपॉजिट्स होता है। ये जो सी अपॉन डी जो है वो निर्भर करता है इनकम लेवल्स पर और यूज ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स पर और अनसर्टेनिटीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर। लोगों का आय का स्तर ज़्यादा है तो सी अपॉन डी भी ज़्यादा होगा, सी ज़्यादा होगा, उनके पास कैश ज़्यादा रखा रहेगा। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स अगर ज़्यादा है तो लोग कैश की मात्रा को कम रखेंगे अपने पास में,
और ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट को इस्तेमाल करेंगे। अनसर्टेनिटीज़ की स्थिति के अंदर लोग अपने पास नकद की मात्रा को ज़्यादा रखना चाहते हैं और दूसरे जो रूप हैं उसको लिमिटेड कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो हाई पावर्ड मनी है, उस हाई पावर्ड मनी को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। एच हाई पावर्ड मनी का सिंबल है, सी कैश करेंसी नोट्स प्लस कॉइन्स हो गया, आर आर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो जो कि कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखती है, और ई आर यानी एक्सेस रिजर्व रेशियो जो कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो के अलावा एक्सेस रिजर्व बैंक के पास रहता है, वो एक्सेस रिजर्व रेशियो में रहता है। इस प्रकार से H बराबर क्या हो गया, C प्लस आर आर प्लस ई आर। सी करेंसी प्लस रिक्वायर्ड रेशियो प्लस एक्सेस रिजर्व रेशियो। अगला जो कंसेप्ट है वो है मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, यानी मुद्रा गुणक क्या होता है। मनी सप्लाई C प्लस डी का योग होती है, यानी कॉमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स और लोगों के पास चलन की जो मात्रा है वो, तो M बराबर डी प्लस सी हो गया, इसको हम समीकरण 1 का रूप देंगे। दूसरी तरफ हाई पावर्ड मनी क्या है, हाई पावर्ड मनी है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी सी जो कि लोगों के पास नगद के रूप में रखा जाता है। और दूसरा जो घटक है उसका है रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो दो प्रकार के होते हैं, एक रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो और दूसरा एक्सेस रिजर्व रेशियो, यानी H बराबर सी जो कि करेंसी प्लस आर आर प्लस ई आर, यानी H बराबर सी प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो प्लस एक्स्ट्रा रिजर्व एक्सेस रिजर्व रेशियो। तो इस प्रकार से ये M की डेफिनेशन हो गया, M बराबर डी प्लस सी होता है। और दूसरा हाई पावर्ड मनी का डेफिनेशन हो गया H बराबर सी प्लस आर आर प्लस ई आर। अब इन दोनों के बीच में अगर हमको रिलेशनशिप निकालना है तो हमें इनको M को H के रूप में प्रदर्शित करना पड़ेगा, यानी जो मनी सप्लाई है उसको H के रूप में प्रदर्शित करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए हमने समीकरण 1 में 2 का विभाजित कर दिया, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दिया, तो M डिवाइडेड बाई H हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड तो क्लियर हो गया। अब M का राइट हैंड साइड क्या है, D प्लस सी है, और H का राइट हैंड साइड क्या है, C प्लस आर आर प्लस ई आर। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का, M डिवाइडेड बाई H हो गया, और इसका M का जो राइट हैंड साइड है वो है D प्लस सी, और H का जो राइट हैंड साइड है वो है C प्लस आर आर प्लस ई आर। इस प्रकार से हमने इसको डिवाइड कर दिया। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, D डिवाइडेड बाई D प्लस C डिवाइडेड बाई D। हम इनको D से डिवाइड करते हैं, अंश और हर दोनों को D से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम D प्लस सी को D से डिवाइड करेंगे, तो D डिवाइडेड बाई D प्लस C डिवाइडेड बाई D होल अपॉन, ये आ रहा है C प्लस आर आर प्लस ई आर, तो C डिवाइडेड बाई D हो गया, आर आर डिवाइडेड बाई D हो गया, ई आर डिवाइडेड बाई D हो गया। कुल मिलाकर के अंश एवं हर दोनों में मैंने D का भाग दे दिया। पहले अंश में भाग दिया तो ये देखिए D अपॉन D हो गया, C अपॉन D हो गया। फिर हर में भाग दिया मैंने D का, तो ये हो गया C अपॉन D, आर आर अपॉन D और ई आर अपॉन D हो गया। इस प्रकार से D अपॉन D तो 1 हो जाएगा, D को D से कट जाएगा, प्लस ये जो C अपॉन D है यानी कैश और डिपॉजिट का रेशियो जो होता है वो हम क्या, उसको क्या कहते हैं, अपन कैश रेशियो कहते हैं, इसको कैश रेशियो कहते हैं। तो ये हो गया CR और ये भी हो गया CR यानी कैश रेशियो हो गया। और ये जो RR अपॉन D है जो कि अभी हमने देखा था, ये हो गया रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो और ये हो गया एक्स्ट्रा रिजर्व रेशियो। ER अपॉन D, RR अपॉन D, ये रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो RR हो गया और ये एक्सेस रिजर्व रेशियो ER हो गया। इस प्रकार से ये समीकरण 4 हमारे सामने आती है और इसमें CR कैश रिजर्व रेशियो है, आर आर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है और ई आर जो है एक्सेस रिजर्व रेशियो माना जाता है। अब अगर हमको M अपॉन H देखना है तो ये होता है 1 प्लस सी आर होल डिवाइडेड बाई सी आर प्लस आर प्लस ई आर। तो ये समीकरण संख्या 5 हो गया। इस प्रकार से जो मनी सप्लाई होगा वो M अपॉन H है, इस H को इधर आ जाएगा, ये H हर में है क्योंकि यहाँ पे इधर आएगा तो वो अंश में बन जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है वो हमको ये बताती है कि अगर हायर द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी, अगर उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा की सप्लाई ज़्यादा है तो मनी सप्लाई भी ज़्यादा होगी।
उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा ज़्यादा है तो मनी सप्लाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके अलावा इस समीकरण से हमको ये पता चलता है कि अगर करेंसी रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो और एक्सेस रिजर्व रेशियो की मात्रा ज़्यादा है तो मनी सप्लाई कम होगी, और अगर इनकी रेशियो कम है तो मनी सप्लाई जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर CR, RR और ER कम होंगे तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, और अगर ये रेशियोज़ ज़्यादा होंगे तो मनी सप्लाई कम होगी। कुल मिलाकर के ये जो रेशियोज़ हैं इनका मनी सप्लाई से विपरीत संबंध पाया जाता है तथा हाई पावर्ड मनी के साथ धनात्मक संबंध पाया जाता है। यानी उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो मनी सप्लाई भी ज़्यादा होगी, और ये रिजर्व रेशियो और एक्स्ट्रा रिजर्व रेशियो, एक्सेस रिजर्व रेशियो जो है, अगर उनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो मनी सप्लाई जो होगा वो कम होगा। इस प्रकार से ये एंडोजीनियस डिटर्मिनेंट ऑफ मनी सप्लाई है, क्योंकि अगर इनकी मात्रा को बढ़ा करके या कम करके मनी सप्लाई की मात्रा को प्रभावित किया जा सकता है। रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी। मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसमें वाई एक्स पर हाई पावर्ड मनी को लिया गया है और इस एक्स एक्स पर मनी सप्लाई को लिया गया है। ये मनी हाई पावर्ड मनी की डिमांड को बताता है HD, और ये जो है वो हाई पावर्ड मनी की सप्लाई को दर्शाते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। अगर मान लीजिए कि हाई पावर्ड सप्लाई इतनी है तो यहाँ पर ये संतुलन का बिंदु हो जाएगा और ये M हो जाएगा। अगर किसी कारण से मनी सप्लाई में वृद्धि होती है, यानी M बढ़ करके M1 होता है, तो हाई पावर्ड मनी का डिमांड भी बढ़ जाएगा और वो बढ़ करके E से E1 हो जाएगा, और उस स्थिति में हाई पावर्ड मनी की मात्रा जो होगी या हाई पावर्ड मनी की जो सप्लाई होगी वो इस प्रकार से हो जाएगी। और वाइस वर्सा किसी भी कारण से अगर हाई पावर्ड मनी बढ़ता है, यानी C+RR बढ़ता है, करेंसी बढ़ता है, तो भी मुद्रा की पूर्ति के अंदर वृद्धि हो जाएगी। अगर हाई पावर्ड मनी का लेवल ये है और डेल्टा H बढ़ करके ये होता है तो इसके अनुरूप मनी सप्लाई जो है वो M1 हो जाएगी। अर्थात मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी दोनों के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। अब जो इक्वेशन 5 थी वो इस प्रकार से थी, उसको हमने वापस यहाँ पे लिया है। M बराबर 1 प्लस CR जो कि उसका अंश था, और CR प्लस RR प्लस ER जो कि उसका हर था, मल्टीप्लाइड बाई H यानी हाई पावर मनी था। अब इसमें जो मनी मल्टीप्लेयर जो कि स्मॉल m होता है वो इस प्रकार से हो जाएगा कि m अपॉन h, अगर मैं इसको वापस लाता हूँ, m अपॉन h का जो रेशियो होगा वो क्या होता है, मुद्रा गुणक होता है, और उस मुद्रा गुणक को अगर हमको प्रदर्शित करना है तो इस प्रकार से हो जाएगा 1 प्लस CR डिवाइडेड बाई CR प्लस RR प्लस एक्सेस रिजर्व रेशियो। तो जो मनी मल्टीप्लेयर है वो इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है फॉर्मूले के रूप में। रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी ऑफ इक्वेशन 6 बिकम्स M बराबर MH, यानी ये जो M है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल H। तो ये जो M होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, MH के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो राशि है पूरी की पूरी वो क्या है, वो ये है, तो इस M के बराबर क्या हो जाएगा, ये M मल्टीप्लाइड बाई H, MH, यानी इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 ये बताती है कि मनी सप्लाई जो कि फंक्शन होती है किसका, मनी मल्टीप्लेयर का और हाई पावर्ड मनी का। यानी मनी सप्लाई दो घटकों का फंक्शन होगी, एक मुद्रा गुणक और दूसरा उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा H एवं मुद्रा गुणक M का। और मुद्रा गुणक M किसके बराबर होता है, 1 प्लस CR डिवाइडेड बाई CR प्लस RR प्लस ER। इस प्रकार से मनी सप्लाई हाई पावर्ड मनी और मुद्रा गुणक के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। और इसका निष्कर्ष जो कि पूरा कंसेप्ट है उसका, मुद्रा गुणक का जो आकार होता है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, करेंसी रेशियो के द्वारा, C/D के द्वारा।
रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो RR के द्वारा एट द सेंट्रल बैंक एंड द एक्सेस रिजर्व रेशियो ER ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा। तीन घटक हैं CR, RR और ER के द्वारा आपके मनी मल्टीप्लेयर का साइज जो होगा वो डिटरमाइन होगा। ये रेशियो जितने कम होंगे उतना ही मनी मल्टीप्लेयर ज़्यादा होगा और M अगर कुछ समय के लिए स्टेबल रहता है तो कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा सकते हैं हाई पावर्ड मनी में कमी या वृद्धि करके। सेंट्रल बैंक ऐसा ओपन बाजार के अंदर भी खुले बाजार की प्रतिक्रियाओं के द्वारा भी ऐसा कर सकता है। ऐसा इस प्रकार से हो सकता है कि SLR को बढ़ा दिया या घटा दिया, केस रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया या घटा दिया। जो बैंकों के पास रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो होता है उसको सरकार अपनी पॉलिसी के द्वारा कम या ज़्यादा करके मनी सप्लाई को मैनिपुलेट कर सकता है कुछ समय के लिए। और स्टेबिलिटी ऑफ M डिपेंड करता है कि करेंसी रेशियो में कितनी स्टेबिलिटी है और रिजर्व रेशियो और एक्स्ट्रा रिजर्व रेशियो के अंदर कितनी स्टेबिलिटी है। तो इनमें अगर स्टेबिलिटी है तो मनी सप्लाई में भी स्टेबिलिटी होगी और मनी मल्टीप्लेयर भी स्टेबल होगा। अगर इनमें परिवर्तनशीलता ज़्यादा है तो मनी मल्टीप्लेयर भी स्टेबल नहीं होगा और मनी सप्लाई भी स्टेबल नहीं हो पाएगी। ये रेशियो जो है वो विद द पब्लिक आर लिएबल टू चेंजेस, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं और मनी मल्टीप्लेयर इज क्वाइट वॉलेटाइल इन द शॉर्ट रन। अल्पकाल के अंदर मुद्रा गुणक को वॉलेटाइल किया जा सकता है। धन्यवाद।